सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक में आज हम जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो बहुत अहम है और बहुत संवेदनशील है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनआईए के एक जाबाज अफसर की हत्या हुई, उसने कई सारे सवाल हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। सवाल जिस तरह से यह हत्या हुई, उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उसने एक जाबाज अफसर को जिस तरह से अपराधी बेखौफ आते हैं और मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हमारे सामने हैं। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उसी पर आज हम बहस करेंगे। दरअसल क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है दिन पर दिन खराब हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव होने में 1 साल है। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो फिर सवाल उठने बहुत लाजिमी हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को, इस बहस को आगे बढ़ाएं, एक पूरे मामले से जुड़ी हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीएसपी मोहम्मद तंजील अहमद की बेखौफ हत्या ने एक बार फिर अखिलेश यादव के सूबे की चरमराती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तंजील अहमद को मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने शनिवार देर रात उस वक्त गोली मारी जब वो अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। तंजील अहमद पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 40 गोलियां दागी। 1992 में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए तंजील अहमद 7 साल से एनआईए से जुड़े हुए थे। इस जाबाज अफसर ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के स्लीपर सेल्स की कमर तोड़ने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही इस्लामिक स्टेट के स्लीपर सेल्स का भी भंडाफोड़ किया था। तंजील पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल उनकी हत्या के पीछे के कारणों और हत्यारों को तलाशने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इस हत्या ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की कलई खोल दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। 2 दिन पहले ही लखनऊ में पुलिस सप्ताह समारोह के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया था कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के दावे एक तरफ हैं और उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत ये है कि राज्य में 4 साल में 1 लाख हत्याएं और 3000 बलात्कार हुए हैं। और खुद राज्यपाल राम नाईक ने भी राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। तो तमाम तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी संदर्भ में आज हम 2 सवाल 2 टूक में उठाएंगे। पहला सवाल जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो पहला सवाल ये इस तरह से है कि क्या एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करती है? क्या तंजील अहमद की जिस तरह से हत्या हुई, क्या वो रिफ्लेक्शन है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का? ये हमारा पहला सवाल है। और आज का जो दूसरा सवाल हम 2 टूक में उठाएंगे, वो दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश अपराधियों, आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है? क्योंकि ऐसा पहले भी हमने देखा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे सिमी हो चाहे आईसिस हो, उसके मॉड्यूल लगातार पकड़े गए हैं। और ये जो हत्या हुई ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ सूत्र ऐसा कह रहे हैं कि आतंकवादियों से जुड़ी घटना भी हो सकती है। इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, 2 दिल्ली में और 1 लखनऊ में। मैं परिचय कर रहा हूं, हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली से जुड़ेंगे, राजकिशोर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी, सपा के वरिष्ठ नेता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अशोक वाजपेयी, मैं आप ही के साथ इस पूरे मसले को शुरुआत करना चाहता हूं। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि प्राथमिकता हमारी जो है वो कानून व्यवस्था है, लेकिन जब इस तरह से हत्या होती है, एक एनआईए अधिकारी की हत्या होती है, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो दरअसल जो है वो बहुत गंभीर हैं? देखिए, तंजील अहमद जी की हत्या एक बहुत ही दुखद घटना है। वो एक जाबाज अधिकारी थे और उनकी हत्या से पूरा प्रदेश दुखी है, हम सब दुखी हैं और देश को आहत करने वाली घटना है।
लेकिन केवल इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। क्यों? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने, कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता देने का हर संभव कार्यवाही कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस को चुस्त दुरुस्त करने, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को बढ़ाने, नए नए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने और परिवहन की मजबूत व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस को मुहैया कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को सभी नए संसाधनों से लैस करके कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। जी डॉक्टर वाजपेयी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये कहते हैं कि जिस तरह से लगातार वहां पर क्राइम रेट बढ़ा है, खास करके अगर 2015 की मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ही तो 2015 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जो राज्य हैं उनमें से एक है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आंकड़ों में नहीं दिखता? देखिए, उत्तर प्रदेश चाहे आबादी की दृष्टि से हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। और यहां पर जिस तरीके से घटनाओं को आप अगर एनआईए की रिपोर्ट देखें या उसके अलावा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर अगर कह रहे हैं कि दूसरे जो हमारे पड़ोस का राज्य दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, उनके महिलाओं पर होने वाले में घटनाएं कहीं ज्यादा है इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की तुलना में। लेकिन उत्तर प्रदेश आकार में बड़ा होने के कारण, आबादी में बड़ा होने के कारण संख्या में आपको भले ही ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था निश्चित रूप से पड़ोसी राज्यों से कहीं ज्यादा सुदृढ़ है और यहाँ लोग सुरक्षित हैं किसी भी तरीके की। लेकिन अब इतने बड़े राज्य में कहीं छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं, इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन कहीं घटना होने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है, अभियुक्तों को जेल के शिक्षों में डालने का काम किया जाता है और पुलिस अपनी पूरी तात्कालिक प्रभावी नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई करने का काम कर रही है। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। गोपाल कृष्ण जी, आप सहमत है इस बात से? कह रहे हैं कि बाकी राज्य अगर तुलना करते हैं यूपी के, मध्य प्रदेश, दिल्ली की, मध्य प्रदेश की, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ज्यादा बेहतर है। वो साफ साफ आपके जो स्टेट हैं मध्य प्रदेश की बात है उस पर भी इशारा करते हैं। नहीं, देखिए, नेशनल आपने जो बताया, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, उसने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बहुत खराब है बाकी सब स्टेट्स के कंपैरिजन में। और जो अभी और भी डेटा आए हैं कि पिछले 4 साल में, वो तो पहले खराब तो थी शुरू से चल, उसके बाद अखिलेश सरकार जब से आई, समाजवादी पार्टी की सरकार जब से आई, तब से तो बहुत ही खराब हो गई। 4 साल में अगर 1 लाख मर्डर हो गए और 3000 रेप वाले जो विक्टिम्स हैं वो सारे। और दूसरी बात यह है कि ये जो अब जो एनआईए वाली जो घटना हुई है, अगर वहां पे जहां पे इतना सीनियर आईबी का इतना सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर सेफ नहीं है, वो उसका इस तरह से खुलेआम मर्डर होता है कि 24 गोलियां उसको दाग दी जाती है, उसकी पत्नी को 4 गोलियां लगती है, और जो उसके ऊपर तो उसकी तो सिक्योरिटी का ध्यान, तो आम आदमी का क्या हालत होगा यह तो बिल्कुल समझ में आता ही है। दूसरा क्या है कि वहां पे केवल ये जो सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह चीजों में आ रहा है। कैसे, किस आधार पे आप कहते हैं? वहां पे जितनी पॉलिटिकल आरोप है सीधा सीधा, या फिर आप किसी आधार पे जब देखिए, जो आप अगर देखिए नोएडा में देखिए, इधर आप देखिए, उनमें कहीं ना कहीं चाहे गुंडागर्दी जिस लेवल पे वो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, चाहे वहां पे उगाई को ले लीजिए, दादरी वगैरह क्षेत्र में ले लीजिए, उगाई की जो उसमें आप इन्वॉल्वमेंट इनके लोगों के आते हैं, तो ये राम नायक जी ने इस पे चिंता व्यक्त की है, अखिलेश जी खुद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मायावती जी ने की है, तो अक्रॉस द बीजेपी तो कह ही रही है, तो सारे लोग कह रहे हैं, अखिलेश जी खुद चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, तो वो फिर किसकी जिम्मेदारी है? नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है, बीजेपी कह रही है, मायावती कह रही है, गवर्नर कह रहा है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। मैं खुद यूपी में रहता हूं, नोएडा में रहता हूं, हमारे एक्सपीरियंस है, वहां पे गांव-गांव में लोग कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और इनके नेताओं की लोकल लेवल पे गुंडागर्दी से परेशान है। जी, अशोक जी, इन सब चीजों के लिए फिर क्या ये वो बोलते हैं कि कैसे ठीक है? डॉक्टर अशोक वाजपेयी, जो गोपाल जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे आपके कार्यकर्ताओं की संलिप्तता होती है, और जो बड़ी बात वो ये कह रहे हैं जब राज्यपाल कह रहे हैं, गवर्नर ने चिंता जताई है, गृह मंत्री चिंता जता रहे हैं, मायावती चिंता, खुद अखिलेश यादव ने भी कहा था कि भाई कानून व्यवस्था जो है, पुलिस जो काम करती है वो रिफ्लेक्ट होता है सीधा सीधा राज्य की जो व्यवस्था उससे, तो फिर ऐसे में चिंता क्यों ना जताई जाए भाई?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश में संवेदनशील सरकार, हम स्वयं ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करेंगे और सुधारेंगे और कोशिश करेंगे प्रदेश को अपराध शून्य प्रदेश बनाने की दिशा में हमारा प्रयास है। लेकिन कहीं इतने बड़े राज्य में कहीं कोई घटना होती है, लेकिन उस घटना पर तात्कालिक कार्रवाई की जाती है। और जहां तक महामहिम राज्यपाल का या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहने की बात है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधी दल तो लगातार उनका कार्य ही है कि आलोचना करना सरकार का, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है और निरंतर कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। हमने पुलिस को बहुत अच्छे ढंग से सुसज्जित किया है, उसको सारे संसाधन दिए हैं। जहां कहीं कोई घटना होती है तत्काल वहां पुलिस पहुंचे, कार्रवाई हो। हमने डायल 100 नंबर की सेवा जारी की है, जिससे कि कहीं कोई घटना होती है 100 नंबर डायल करने पर तत्काल वहां पुलिस पहुंचे। इसी तरीके से हमने महिलाओं के लिए 1090 की सेवा जारी की है, जो आज सारे देश में लोग उसको दूसरे राज्यों से अपनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको रोकूंगा राजकिशोर जी, जाहिर तौर पर 4 साल हो गए हैं सरकार को, युवा मुख्यमंत्री थे। जब मुख्यमंत्री ने संभाली थी गद्दी तब बहुत सारी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें टूटी भी हैं। ये खुद मुलायम सिंह ने कई बार कहा है, कई बार मुलायम सिंह जो हैं उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि सरकार को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं पर लगाम लगानी पड़ेगी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से आलोचना की, लेकिन आपको लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों में सीखे हैं अखिलेश यादव, या फिर जो ये घटनाएं हो रही हैं ये वास्तव में चिंता जताने वाली? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है राजनीतिक तौर पर, जो 80 सांसदों के साथ में आता है। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव अपने शुरुआती 3-4 साल में कभी किसी चाचा के आगे, कभी किसी मंत्री के आगे, कभी पिता के आगे, कभी किसी ब्यूरोक्रेट के आगे वो असहाय निस्सहाय नजर आए। संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन वहां पर जहां पर वो है वहां पर सक्षम होना चाहिए। और सक्षम होने का जो संदेश जाता है वो ब्यूरोक्रेसी में जाता है, ना कि सिर्फ गाड़ियों की संख्या बढ़ा देने से, पुलिस की वर्दी का रंग बदल देने से और थानों की संख्या बढ़ा देना। ये सब एक जरूरी है, प्रक्रियागत हिस्सा है, लेकिन एक मैसेज की बात होती है कि जिन लोगों ने कार्रवाई की, जिन्होंने अपराध किया, उन पर कार्रवाई किस तरीके से की गई, उनके प्रति शासन का रुख कैसा है। जिस राज्य में भैंस मंत्री की खो जाती हो उसके पीछे पूरा पुलिस बल दल लगा दिया जाता हो, और जहां पर इस तरीके से सरकार के आने के बाद आप याद करिए प्रतापगढ़ में एक और आईपीएस की हत्या हुई थी, जियाउर रहमान अंसारी की, और उसके बाद अब फिर एक पुलिस अधिकारी की अब हत्या हो रही है 4 साल बाद। तो तब से और अब में फर्क क्या आया, किस तरीके से क्या? और आपने जो आपने शुरुआत में जो कहा बंदूकों का, वो हमने अभी पंचायत चुनाव में भी देखा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बंदूकें लहराई, गोलियां दागी, एक बच्चे की मौत हुई, उसको लेकर भी हमने देखा किस तरह से। तो कहीं ना कहीं बात है वो संस्कृति है, जब तक उस संस्कृति से वो पार्टी नहीं उभरती है। अखिलेश यादव अगर मॉडर्न सोच के साथ आए हैं तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा अपने लोगों को कि भाई यहां पर कानून का राज चलता है, यहां पर किसी व्यक्ति विशेष का राज नहीं चलता है। ये मैसेज जब तक सख्त तौर पर नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस तरीके की चीजें काबू नहीं कर सकते। और इस हत्या के बाद जिस तरीके की संवेदनशीलता की बात अभी वाजपेयी जी कर रहे थे, मैं उस पर कहना चाहूंगा कि उस लेडी को जो घायल थी उसके इलाज में कितनी समस्याएं आई, पहले वहां पर लोकल स्तर पर, फिर उसके बाद बाहर जाकर पुलिस पर भी उनका आरोप है। भले एक पुलिस का आदमी, बड़ा अधिकारी, ये एनआईए का जांबाज अधिकारी जिसकी वो खुद प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रदेश स्तब्ध है, उसके इलाज में और उसकी एफआईआर दर्ज करने से लेकर जिस तरीके की जो अब तक कार्रवाई, उनका परिवार असंतुष्ट है। तो ये सवाल किसके ऊपर? बिल्कुल, ये सारे सवाल अशोक जी, सवाल तो उठते हैं, सारे सवाल। इसका जवाब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो संस्कृति है, जो खास करके समाजवादी पार्टी की संस्कृति है, उसको बदलने की क्या जरूरत है। क्या अखिलेश यादव एक कड़ा संदेश देने में नाकामयाब रहे, इस पे बात करूंगा आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज मेरा एग्जाम है। अच्छा होगा डेविड, गुड लक।
आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड और सेकंड आई है रिया, थर्ड है असलम। कांग्रेस। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। दादाजी, आपका नाम क्या है? रमेश प्रसाद। आपको कैसे पता? ये देखो। नहीं चलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट के बिना लाइफ आजकल बहुत मुश्किल हो सकती है। मेरे पास तो है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर नगर निगम नगर पालिका से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। जीवन की राहें है मुश्किल तो क्या, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। विकलांग, गरीब भी, मगर शुक्र है हर महीने मिलने वाली पेंशन के कारण अब तरसना नहीं पड़ता। वो सभी बीपीएल विकलांग जिनकी आयु 18 से 79 साल के मध्य है और गंभीर एवं विविध विकलांगता से ग्रस्त हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 300 रुपए महीना पेंशन पाने के हकदार हैं। मेरी पेंशन मेरी बैसाखी। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनआईए के एक अधिकारी की जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्हीं सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली में जुड़े हुए हैं, राजकिशोर जी वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक वाजपेयी जो कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं। गोपाल कृष्ण जी, ब्रेक पर जाने से पहले कई सवाल आपको सवाल डॉक्टर वाजपेयी से पूछना था, मैं उसके बाद उनके पास जाऊंगा आपका सवाल लेते हुए। देखिए, वाजपेयी जी ने कहा कि अखिलेश जी चिंता है, संवेदनशील है। अगर संवेदनशील केवल भाषण देने से तो नहीं होगा ना, आपने क्या ग्राउंड लेवल पे एक्शन लिया ये बताने पड़ेंगे। जैसे अखलाक का इतना दादरी में इतना विभत्स कांड हुआ था, अभी तक उसके लिए चार्जशीट नहीं पुलिस फाइल कर पाई और आपने उसको इतना पॉलिटिसाइज किया। आप क्राइम एक्टिविटीज को पॉलिटिसाइज करते, एक्शन नहीं लेते। मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा रॉयट्स हुए, उसके लिए आपने कमेटी बिठा दी और अपने अफसरों को, पॉलिटिकल लोगों को उसको एब्सटेन करवा दिया। आजम खां किस तरह से बयानबाजी करते हैं। तो यह जब, और दलितों के ऊपर लगभग 94, पूरे भाजपा का रेजोल्यूशन में आया था कि 94 केसेस पिछले 1.5-2 साल में, जिसमें दलितों के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्राइम और तरह की एक्टिविटीज हुई हैं। तो आपने क्या एक्शन लिया? क्राइम रिकॉर्ड, उस पर एक्शन से होता है, केवल भाषण देने के। अखिलेश जी भाषण देंगे कि हम संवेदनशील है, हम ठीक करेंगे, कब करेंगे? आप 4 साल हो गए, अब अगले साल तो आपके सरकार खत्म होने वाली है और 1 लाख मर्डर हो गए, जो कि पहले 5-6 हजार मर्डर एवरेज का था साल का। तो कितना क्राइम रेट बढ़ गया है, सारे चीजें। तो आप उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं और पुलिस आपकी क्या कर रही है? ये सारे जवाब आपके सामने जी, सवाल बहुत सारे हैं जो उसके पहले राजकिशोर जी ने भी उठाए। वो कह रहे हैं कि एक संस्कृति की बात है और अखिलेश यादव, ऐसा लगता है जाहिर तौर पर युवा मुख्यमंत्री, बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन ऐसा लगता है पार्टी में जो रिश्तेदारों का जो पूरा कुनबा है उसके आगे वो कहीं ना कहीं बेबस नजर आए और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जो है उनकी कमजोरी साबित हुई है। देखिए, न कोई उनकी कमजोरी है और न कहीं बेबसी है। मुख्यमंत्री पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से स्वतंत्र है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने में। मैं न उनके किसी भी प्रशासनिक काम में, न तो परिवार के किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप है, न परिवार के बाहर किसी का हस्तक्षेप है, लेकिन ये लोकतंत्र में कलेक्टिव लीडरशिप होती है। बहुत सारे मामलों में पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, राष्ट्रीय कार्य समिति है, राज्य कार्यकारिणी है, बैठकर बातचीत हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के काम में न किसी प्रकार का व्यवधान है, न बाधा है। और मुख्यमंत्री जी इस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, वो अपने में अतुलनीय है। यमुना एक्सप्रेसवे पे इलीगल आर्म्स का जखीरा पकड़ा गया है। आप कितना कह रहे हैं स्मगलिंग हो रही है, इलीगल आर्म्स सब जगह पहुंच रहे हैं, क्राइम में यूज हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स चल रहे हैं। और इसमें अशोक जी, मैं ये भी जोड़ दूं, बनारस में जिस तरह से
वाराणसी में पुलिस की जेल के अंदर जिस तरह से मैं नहीं कहता हूं कि प्रदेश में अपराध शून्य हो गया है, लेकिन अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है और जहां कोई घटना होती है वहां तत्काल कार्रवाई होती है, अभियुक्तों को जेल भेजने का काम हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं इतने बड़े राज्य में, नहीं कहता हूं कि सारा अपराध खत्म हो गया है, लेकिन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का काम पुलिस और प्रशासन कर रहा है, उसको और मुस्तैदी के साथ करने के निर्देश दिए गए। क्या ये कहा जा सकता है कि भाई इतना बड़ा राज्य है, जो बार बार अशोक जी कह रहे हैं, क्या राजकिशोर जी कहा जा सकता है इतना बड़ा स्टेट है और शायद इतने बड़े स्टेट में इस तरह की क्राइम की चीजें हो जाती है, तो क्या ये कहकर जो है अखिलेश यादव को हम बरी कर सकते हैं इन चीजों से? हम किसी को नहीं बरी कर सकते। अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती रही हो, इससे पहले चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हो, चाहे कल्याण सिंह रहे हो, किसी को आप बरी नहीं कर सकते। देखिए, बड़े प्रदेश की अपनी कुछ जटिलताएं हैं, गुणताएं, उनको हम समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रशासन और शासन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, और मतलब आप समझिए कि जो राज्य विकास का मानक बन सकता था, सारी संभावनाएं जहां मौजूद है, पूरा हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है कि वो कैसे काम करे। लेकिन हम बहस क्या कर रहे हैं कि यहां पर जाने सुरक्षित हैं या नहीं, महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं, बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं, पुलिस वाले जेलों में सुरक्षित हैं या नहीं। अगर हम बहस इस तरफ लेकर जा रहे हैं तो आप समझे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। बार बार वहां पर एक बार मायावती आई, एक बार मुलायम सिंह आए, अगर आप देखें तो मुद्दा क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर या कार्यशैली, और कोई विकास या किसी की जेब में कितना पैसा जा रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही, कैसी शिक्षा है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं कि मतलब किस तरीके से विकास की योजनाएं चल रही, यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा। बाकी तो जहां तक भव्यता की बात है तो हम सैफई में हर साल बहुत भव्यता देख लेते हैं। ऐसी भव्यता तो हम दिल्ली और बॉम्बे में नहीं देख पाते हैं, बहुत भव्यता दिखाई पार्क बनाने में। लेकिन प्रश्न ये है कि जो मूलभूत सवाल है, जो वहां की जनता से जुड़े हुए हैं, उनको आप पहले जीने का तो हक दें, अपनी तरीके से रह तो सके, अपने तरीके से व्यवसाय तो कर सके, पढ़ तो सके। गोपाल जी, इसमें एक सवाल ये भी उठता है, बहुत से विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगाते हैं, मैं ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन उससे बाद आपसे जरूर पूछूंगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है आजकल, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा और सपा की भी कहीं गठजोड़ है और कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस तरह की जब चीजें होती हैं। क्या ये बात इतना ये आरोप कितना सही है, आपसे पूछूंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityaffaires.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घराना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो? नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है, फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प।
दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं। और गोपाल कृष्ण जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई जिस तरह से मुजफ्फरनगर चाहे दंगे हो चाहे बाकी चीजों हो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाजपा और सपा जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है मददगार साबित होता है। कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है इसमें। नहीं, देखिए ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। भाजपा बहुत मजबूती से इस बात को बार बार उठाती आ रही है कि यह जो वहाँ उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर है वो सिचुएशन बहुत खराब है। उसमें कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस का मॉरल डाउन है। और पुलिस का मॉरल किस लिए डाउन है कि वहाँ पे जो भाजपा के लोकल लीडर्स हैं, जो छोटे छोटे जगहों पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, और वह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनका कहीं ना कहीं सहायता है। चाहे वो छोटे छोटे पैटी क्राइम्स हो, चाहे उसमें उगाही की बात हो, वहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो परेशान है। वो क्योंकि सपा के वहाँ के लोकल कार्यकर्ता उनको धमकाते हैं, उनको उगाही की बातें करते हैं। और वो जो पूरी, और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन को ना करके उसके ऊपर किसी तरह मुलायम सिंह यादव जी के स्टेटमेंट आ जाते हैं कि रेप के ऊपर उनका जब बलात्कार पे स्टेटमेंट आ गया कि जो यूथ है वो आजकल होते हैं, उनकी गलती हो जाती है। तो इस तरह से आप उनको एनकरेज करते हो। वहाँ के ऑफिसर्स को देखो, गीता जो थी वहाँ पे उनको जो ये माफिया था, जो सैंड माफिया है, उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश करी तो उनको किस तरह से ट्रांसफर करवा दिया नरेंद्र भाटी जी ने। किस तरह से उनने पब्लिकली फंक्शन में अनाउंस किया कि मैं इनको 10 मिनट में ट्रांसफर करवा दूंगा, और वो करवा भी दिए। वो फिर पब्लिक यानी कल्चर जो है जो राजकिशोर जी ने कहा इसके खिलाफ है। भाजपा तो इसको पूरी तरह रोकना चाहती है और हम एक विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं। हम वहां पे एक विकल्प के रूप में खड़े हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो सपा की गुंडागर्दी है जो वह खत्म हो और एक स्वच्छ राजनीति वापस। मैं अशोक जी आपसे एक बात थी, क्योंकि जो मैंने शुरू में एक सवाल उठाया था, वेस्टर्न यूपी को लेकर खास करके एक अलग तरह की चिंताएं हैं। खास करके वहां पर बार बार इस तरह से होता है कि वहां पर कभी सिमी के मॉड्यूल पकड़े जाते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल पकड़े जाते हैं, कभी वहां पर आईसिस के मॉड्यूल पकड़े जाते हैं। और ऐसा लगता है कि वहां पर जिस तरह से पुलिस की जो बात हो रही है, पुलिस में भी ये बार बार आरोप लगते रहे कि एक जाति विशेष के लोगों को जो आपने थानों को बांटना शुरू किया और उसके कारण पुलिस का जो मोरल डाउन हुआ, उसके कारण इस तरह से वेस्टर्न यूपी में जो है एक तरह से आतंकवादी अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहा। उसके लिए भी सीधा सीधा दोष आपकी सरकार को जाता है। नहीं, देखिए, हमारी सरकार जहां कहीं भी इस तरीके की घटनाएं कोई भी प्रकाश में आती हैं उन पर कठोरता के साथ कार्रवाई होती है। और जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है उस पर भी लगातार कठोरता के साथ कार्रवाई की जा रही है। और चाहे उत्तरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। और जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र आरोप लगा रहे थे, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होने वाली व्यवधान को, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल निराधार है। ये केवल राजनीतिक कारणों से इस तरह का आरोप लगाना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से अनुशासित होकर काम करते हैं, पार्टी के निर्देशों के अनुरूप काम करते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता कहीं उगाही करने नहीं जाता है। भले ही समाजवादी पार्टी के नाम पर कोई छद्मवेश में किसी व्यक्ति ने इस तरह घटना को अंजाम दिया हो, जानकारी आने पर उसमें जरूर कार्रवाई की गई होगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वैचारिक रूप से समाजवादी आंदोलन से निकल करके आया, वो इस तरह की किसी कार्रवाई में नहीं संलिप्त हो सकता है। जी, तो जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, विधानसभा चुनाव सामने है। बहुत मीडिया में अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत कानून व्यवस्था को लेकर कोई बहुत ज्यादा सवाल मीडिया में नहीं उठ रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े चतुराई से मीडिया को काफी अच्छे से जो है मैनेज भी कर रखा गया है। क्या आपको लगता है कि चुनाव में मुद्दा बने? क्योंकि अभी एक जब सर्वे हुआ था उसमें राज्य के 60% लोगों ने कहा था कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की उनके लिए एक चुनौती है, समस्या है। निश्चित तौर पर मैंने जैसे अभी पिछले सेगमेंट में ही कहा था आपसे कि वहां पर मायावती की कोई बड़ी उपलब्धि है ही नहीं। वो लोग सिर्फ जो सपा का जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से माखौल उड़ाया जाता है और समाजवाद के नाम पर जिस तरीके से अराजकता को प्रश्रय दिया जाता है, उसके खिलाफ ही लोगों की वोटों में परिणति होती है और मायावती आ जाती हैं। और अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी उसी बिंदु पर लगातार खेलती चली जा रही थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना तीखा अभियान कभी नहीं चलाया जाता था जो इस समय दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष की भूमिका कम से कम इस बार निभाती हुई पार्टी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि माना जाता था कि समाजवादी पार्टी के शासन में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो तथाकथित बड़े नेता हैं वो
कहीं ना कहीं उपकृत हो जाते थे, चाहे बंगलों से चाहे सिक्योरिटी से। लेकिन इस बार कम से कम ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पार्टी दिखाई पड़ रही है। तो अब जब सवाल, एक बात और मैं कहूंगा अशोक जी, आप भी जानते हैं कि जिस प्रश्न को जितना आप दबाने की कोशिश करते हैं वो अंदर से उतना ही ज्यादा प्रेशर बनता है। और ये सवाल कानून व्यवस्था का, मीडिया की बात सिर्फ नहीं है। जब आम आदमी इस तरीके की बात वहां पर कर रहा है तो वो कह रहा है कि भैया हमको जीने दो, सिर्फ जियो और जीने दो। ये जो एक भाव है, ये सबसे ज्यादा खिलाफ जा रहा है इस सरकार के। बाकी विकास और रोड पे तो चलेगा तब जब जिंदा रहेगा, गाड़ी तो तब खरीदा रहेगा जब जिंदा रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर जब तक व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तब तक वो विकास की बात कैसे करेगा। और जैसा मैंने कहा कि एक सर्वे ये दिखाता है कि 60% से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आज इस बात से चिंतित हैं कानून व्यवस्था को लेकर। तो अब 1 साल सिर्फ राज्य में विधानसभा चुनाव होने में बाकी बचा है, और अगर इस 1 साल में अखिलेश यादव ने सबक नहीं सीखे, अखिलेश यादव ने कुछ कोर्स करेक्शन नहीं किया, तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बन सकता है। और तंजील अहमद की साहब की जो हत्या हुई उसके कारण ये मुद्दा वैसे ही जो है आज गर्मा चुका है, बन चुका है। बहरहाल ये मुद्दा कैसे अगले कुछ दिनों में क्या रंग पकड़ता है, क्या जोर पकड़ता है, उसका हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल 2 टूक में आज बस इतना ही। डॉक्टर अशोक वाजपेयी आप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल जी और राजकिशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार को। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।